कैसे हो चैंपियंस? हम सभी लोगों को अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करना अच्छा लगता है, यानी उसमें मुनाफा अच्छा लगता है। मुनाफे को बढ़ाने के लिए आपको मुनाफे का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। मुनाफा यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू टर्नओवर, यानी जितना भी आप सेल्स करते हो और पैसा आता है वो टर्नओवर माइनस कॉस्ट यानी खर्चा। यानी अगर मुनाफा अगर बढ़ाना हो तो या तो आपको टर्नओवर इंक्रीज करना होगा या खर्चे को रिड्यूस करना होगा। टर्नओवर कैसे इंक्रीज करते हैं, ज्यादा सेल्स कैसे लाते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियो हैं। आज मैं बात करने वाला हूं खर्चा, उसको कम कैसे करते हैं। खर्चा रिड्यूस करने की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही आसान एक गलत तरीका आ जाता है कि सारे खर्चे को लिस्ट करो, जो बड़े बड़े खर्चे हैं उसमें से कुछ खर्चों को निकाल दो और खर्चा रिड्यूस कर दो। ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका कॉस्ट रिडक्शन का अगर आपको सीखना है तो आपकी जो सीट है उसे जमकर पकड़ लीजिए और ये वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ऐसी चीज है जो आपका खर्चा 30%, 30% या उससे ज्यादा रिड्यूस कर सकता है सही तरीके से। देखते रहिए। वेलकम बैक चैंपियंस, मेरा नाम है हार्दिक हरसोरा। मैं पिछले 10 सालों से एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी चलाता हूं। मैं और मेरी टीम आप जैसे व्यापारियों को अपनी कंपनी को सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिकली चलाने में मदद करते हैं। अगर आपको मैं जो भी बोल रहा हूं अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट के होम पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपके जो भी तकलीफें हैं उसके हिसाब से एक फॉर्म को सिलेक्ट करना है, थोड़े से बेसिक सवालों का जवाब देना है और उसे सबमिट करना है। उस तरीके से आप मेरे साथ या मेरी टीम के साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। वो कॉल पे हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ उस सॉल्यूशन पे चलना है या नहीं। अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट रिडक्शन पे जाने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं। 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं हमारी दुनिया में। जब मैं बोल रहा हूं हमारी दुनिया, क्वालिटी की दुनिया, प्रोसेस सिस्टम्स बनाने वालों की दुनिया। हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं ये 2 तरीकों से। एक ऐसा कॉस्ट जो हम, ऐसा खर्चा जो हम करते हैं चीजें सही ढंग से काम करें उसके लिए, यानी हो गया खर्चा सॉफ्टवेयर लेने के लिए, खर्चा आपके लोगों को ट्रेन करने के लिए, खर्चा आपके लिए एक सिस्टम, एक प्रोसेस बनाने के लिए, खर्चा आपके एचआर रिलेटेड काम को सही ढंग से करने के लिए। ये जो खर्चा होता है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट फॉर क्वालिटी, यानी अच्छा सही ढंग से काम करने के लिए किया गया खर्चा। दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी ऐसा खर्चा जो करते नहीं हो जाता है क्योंकि काम सही से नहीं होता। ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था ये हमें आईबीएम के क्वालिटी एक्सपर्ट जेम्स हैरिंगटन से मिला है। जेम्स हैरिंगटन एक क्वालिटी के आदमी थे। उनका काम था प्रोसेसेस और सिस्टम्स बनाना आईबीएम के लिए। पर वो जब भी सिस्टम्स बनाते थे उसके खर्चे के लिए जब मैनेजमेंट के पास जाते थे तो मैनेजमेंट उनको बोलता था आरओआई कहां है, मतलब ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आपने भी कभी ना कभी कोई सॉफ्टवेयर खरीदने के वक्त या कोई ट्रेनिंग में एनरोल करते वक्त ये सोचा होगा कि ये तो बहुत महंगा है। महंगी चीज हमेशा रिलेटिव होती है, यानी महंगा अगेंस्ट द रिटर्न्स। अगर आपको रिटर्न समझ में आ जाए तो शायद वो आपको महंगा नहीं लगेगा। और यही चीज समझने के लिए जेम्स हैरिंगटन ने ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी काम सही से नहीं होने की वजह से क्या क्या खर्चे हो जाते हैं उसको ट्रैक करना जेम्स ने शुरू किया। और यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं सो दैट आप भी इस चीज का फायदा उठा सके। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट में 3 तरीके के कॉस्ट होते हैं। एक होता है अप्रेजल कॉस्ट, यानी वो खर्चा जो आप करते हो चेकिंग करने के लिए, यानी हो सकता है आप किसी आपके बंदे ने, आपके एम्प्लॉय ने कोट भेजा और आपने वो कोट को अप्रूव किया, तो जितना भी वक्त आप अप्रूवल में बिताते हो वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ
अप्रेजल। अगर आप क्यूसी करते हो, क्वालिटी चेक, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कोई ना कोई पॉइंट पे आप अपने प्रोडक्ट को चेक करते हो कि क्या वो सही बना है या वो नहीं बना है। ये चेक आप इसीलिए करते हो ताकि आप कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं पहुंचाना चाहते। क्या ये करना सही है? ऑफ कोर्स सही है, पर ये करने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपको पता है, हो सकता है आपका प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं है और वो हमेशा सही प्रोडक्ट नहीं निकालेगा। तो अगेन ये चेक करते हो। तो अगर जितने भी घंटे आप वो चेकिंग में लगा रहे हो, वो घंटे के हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करो तो वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। यानी क्वालिटी सही नहीं होने के वजह से आप ये चेकिंग करते हो, उस पर हुआ खर्चा। सेकेंड कॉस्ट जो होता है वो होता है इंटरनल कॉस्ट। यानी इंटरनल कॉस्ट यानी अगर गलती हो गई, क्यूसी में पकड़ा गया कि ओके आपने एक प्रोडक्ट को चेक किया और आपको पता चला रही ये तो डिफेक्टिव है, अब चेक करने का जो खर्चा है वो हो गया आपका अप्रेजल कॉस्ट। पर जो आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसमें रॉ मटेरियल तो चले गया है, वो आप बेच तो पाओगे नहीं, वो तो डिफेक्टिव है। तो वो जो खर्चा आपका हो गया और उस पे आप मुनाफा नहीं कमा सकते हो, वो हो गया आपका इंटरनल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट में और भी सारे कॉस्ट होते हैं, जैसे कभी कभी डिफेक्टिव हो गया पर वो डिफेक्ट को आप सुधार सकते हो और फिर कस्टमर को भेज सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रिपेयर या रीवर्क। ये भी इंटरनल कॉस्ट हो गया। आप अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रिटेलर हो और आप सोचते हो हार्दिक इतनी इन्वेंट्री तो मुझे रखनी पड़ेगी ना क्योंकि कभी किसी ने मांग लिया तो, पर आपने उतनी इन्वेंट्री रख ली पर बेच नहीं पा रहे हो, तो योर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑल्सो एक इंटरनल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब आप मुझे पूछोगे हार्दिक इसमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या आ गया? वेल, क्योंकि आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि आप कितनी सेल करने वाले हो। और क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सेल करने का कोई तरीका नहीं है, आपने मार्केटिंग करी नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि मैं अगर 1 लाख की मार्केटिंग करूं तो कितने कस्टमर्स अंदर आएंगे, और अगर इतने कस्टमर अंदर आए तो मेरे स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट से मैं कितनी सेल कर पाऊंगा। हमने कभी सेल्स प्लानिंग नहीं की है। प्लानिंग से कौन सा प्रोडक्ट बेचना है और देयरफॉर कौन सी मार्केटिंग में क्या मैसेज देना है, ये प्लान नहीं किया। तो कस्टमर कभी प्रोडक्ट ए के लिए ज्यादा आ जाते हैं, कभी प्रोडक्ट बी के लिए ज्यादा आ जाते हैं, और रिजल्ट क्या है? हम बहुत सारी इन्वेंट्री जमा कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं करना, सेल्स प्लानिंग नहीं करना, परचेस प्लानिंग नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना, ये सारी चीजें जो करनी चाहिए और ये करने के लिए जो कॉस्ट, जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये नहीं करने की वजह से आप इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ा लेते हो, मतलब आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, सही से काम नहीं करने वाला खर्चा जो है वो आप कर बैठते हो। थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट वो होता है एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट यानी आपने वारंटी दे दी और वो वारंटी आपने दे दी कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, पर वो वारंटी के लिए कस्टमर प्रोडक्ट लेके वापस आपके पास आ गया, बाहर से आप खरीद लिया था, अब वो वापस आपके पास आ गया, बोला ये डिफेक्ट है। आपने फ्री सर्विस दे दी, आपने फ्री सर्विस देने के बाद कस्टमर को सर्विस की जरूरत पड़ गई और कस्टमर आपके पास आ गया, तो जो आपको काम करना पड़ रहा है उन कस्टमरों के लिए जहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं बना रहे हो पर आपकी प्रॉमिस पे आप डिलीवर कर रहे हो, ये हो गया एक्सटर्नल कॉस्ट। हो सकता है आपने एक गलत प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर दिया और जब वो कस्टमर को पता चला कि मैंने मांगा था टी शर्ट और आया मेरे पास पैंट, तो अब मैं पैंट वापस दे देता हूं, या फिर मैंने मांगा था टी शर्ट एक्सेल साइज का, मेरे पास आ गया स्मॉल साइज का, या फिर उल्टा, और मैं वो वापस कर देता हूं। तो ये पूरा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट गया, कुरियर का कॉस्ट गया, और अब जो आपको वापस से अनपैक करना पड़ेगा, नया पैक करना पड़ेगा, वापस से वो कॉस्ट करना पड़ेगा। ये सारे कॉस्ट जो है, सारे खर्चे जो हैं, ये हो गए आपके एक्सटर्नल कॉस्ट्स। अब बात आती है दोस्तों कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाए और ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैसे हम हमारे बिजनेस के लिए समझे। वेल, बहुत आसान है। आप एक पेपर लीजिए और वो पेपर पे लिखिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके होते हैं जहां पे आप वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है या चेक करने की जरूरत पड़ती है। वो सारे एक्शंस या काम आप लिखें। फिर आप लिखें ऐसे सारे काम जहां पे आपकी गलतियां हो रही है, लोगों की गलतियां हो रही है, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वापस से वो काम करना पड़ रहा है, रिपेयर करना पड़ रहा है, इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा है, ये सारी चीजें आप लिखें। फिर तीसरा आप लिखें अगर आप सर्विस दे रहे हो या रिटर्न्स मैनेज कर रहे हो तो वो सारी चीजें लिखें। ये जब भी आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको ट्रैकिंग किस चीज की करनी है। फिर आप उसे ट्रैक करना शुरू करेंगे। ट्रैक करोगे तभी क्या ट्रैक करना है? आपको ट्रैक करना है कितना वॉल्यूम वो काम में आया, यानी अगर इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो कितने यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नॉन मूविंग आइटम में है, खर्च
खर्चा उसमें क्या हुआ, यानी वो प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट कॉस्ट आपने कितना किया हुआ है। अगर आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो तो भी यही सेम चीज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो या चेक कर रहे हो या क्यूसी कर रहे हो या अप्रूवल कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि वो अप्रूवल जो भी कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है, और वो सैलरी को आपको आवरली बेसिस पे डिवाइड करना है और देखना है कितने घंटे ये अप्रूवल करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए लगते हैं, और देयरफॉर कितनी अमाउंट ऑफ सैलरी उसकी इस काम में लग जाती है, और वो हो गया आपका खर्चा। ये दो चीज अगर आप ट्रैक करोगे, वॉल्यूम और खर्चा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको एड अप करोगे हर महीने तो आपको समझ में आ जाएगा सही से काम ना करने का खर्चा क्या होता है। अब इसको यूज कैसे करना है, ये कैलकुलेट कर लिया, आप हर महीने देख रहे हो कि मेरा गलत तरीके से काम करने का खर्चा ये होता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? वेल, उसके लिए समझना होगा कि खर्चे होते कैसे हैं। खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक ऐसा कॉस्ट जो वन टाइम, मतलब एक बार हम करते हैं और उसके फायदे हम उठाते ही जाते हैं। और दूसरा खर्चा होता है रिकरिंग कॉस्ट, यानी ऐसा खर्चा जो हम थोड़ा करते हैं पर हर महीने या हर दिन वो खर्चा हमको लगते रहता है और जिंदगी भर लगते रहेगा। बहुत वक्त ऐसा होता है कि जो वन टाइम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है ना, वो होता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, और जो रिकरिंग कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए हर महीना। तो हम सोचते हैं अरे यार प्रॉब्लम जो है वो तो उससे तो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, पर उसको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लेना है या जो ट्रेनिंग करनी है या जो कंसल्टेंट को लेना है या जो भी कुछ करना है उसका खर्चा 1 लाख रुपए है, तो ये तो बहुत महंगा हो गया। नहीं, आपको सोचना है कि आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी 10,000 रुपए महीना है। आप एक महीने के लिए तो बिजनेस नहीं करने वाले। अगर 12 महीने में वो देखें तो वो 1,20,000 रुपए हो जाता है। अगर वो 5 साल में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? एंड माइंड यू, आप 5 साल में भी बिजनेस बंद नहीं करने वाले। तो अगर इसको सुधारना है तो 1 लाख रुपया खर्चा है, और आपका क्या सुधरेगा 1 लाख रुपया खर्चा करके? 1,20,000 रुपए का जो खर्चा है वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं भी हुआ तो भी वो 1 लाख रुपए का खर्चा आपको महंगा नहीं पड़ेगा। ये हिसाब से अगर आप सोचोगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे तो आप एक रेगुलर बिजनेस से अलग हो जाओगे, आप चैंपियन हो जाओगे। और यही एक माइंडसेट डिफरेंस होता है एक ऐसे व्यापारी में जो सालों साल एक ही लेवल का बिजनेस कर रहा है, और एक ऐसा व्यापारी जो सालों साल वृद्धि होते जा रही है उसके बिजनेस में। दोस्तों, ये कोविड काल में अगर आप अपने टर्नओवर को सुधार नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने खर्चे जो गलत वाले हैं, पुअर क्वालिटी वाले खर्चे हैं, उसके लिए जो काम करना चाहिए ना, वो आप लॉकडाउन के दौरान में शुरू करिए। लॉकडाउन के दौरान में आप अपने एम्प्लॉइज को फ्री मत रखिए, ये चीजों के सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। जब आप ये करोगे तो और लॉकडाउन खुलेगा, आपका बिजनेस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में सुपर्ब तरीके से परफॉर्म करेगा, और वो बेकार खर्चे, वो नाजायज खर्चे आपने काट दिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत जोर से लाइक बटन दबा दीजिए। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारियों के साथ, जिनके भी साथ आप काम करते हो उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बहुत सारी मदद मिलेगी। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेल, तो ये जो 5 मिनट है जो आप शायद नेटफ्लिक्स देखने में बर्बाद करोगे या 15 मिनट नेक्स्ट और कुछ देखने में बर्बाद करोगे, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। आप सब्सक्राइब बटन को दबाओ, उसको तोड़ के 2 टुकड़े कर दो, और वो बेल आइकॉन से खेलना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसे दबाओगे कोई भी ऐसा वीडियो जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, वो आप कभी भी मिस नहीं करोगे। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप इंप्लीमेंटिंग, आपके नाजायज खर्चों को बचाएं, एंड ऑल यू फाइंड पीपल कीप प्रॉफिट।